तो हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं गुड्डू शर्मा विक्ट्री नेस्ट क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों केमिस्ट्री बेसिक क्लास थर्ड है। तो बच्चों, इससे पहले बेसिक क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 मैंने अपलोड कर दिया है बच्चे, तो उसको देख कर आएंगे तभी ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग बच्चों इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं रासायनिक सूत्र कैसे बनाना है। रासायनिक सूत्र जो है बच्चों, सवाल जो है कंपटीशन के हर एक एग्जाम में 1 या 2 नंबर का सवाल यहाँ से पक्का रहता है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को पढ़ते हैं और हम लोग 1 नंबर को फिक्स कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रासायनिक सूत्र कैसे बनता है? तो रासायनिक सूत्र को बनाने से पहले बच्चों आपको धनायन और ऋणायन के बारे में पता होना चाहिए कि धनायन और ऋणायन जो होते हैं वही जो है ना आपस में मिल करके जो है, यानी धन आयन ऋणायन क्या है? परमाणु है, तत्व के परमाणु जो आपस में मिल करके रासायनिक सूत्र बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो धनायन जो है वो कैसे बनता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वो बनाता है धनायन। तो जो है इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु त्यागता किस लिए है? तो अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जैसे अगर हम समझे बच्चों, जैसे सोडियम के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हैं पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु संख्या 11 होता है। तो ये क्या करता है कि इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करता है कि सोडियम जो है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो इस तरह से वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और इस तरह इसके पास सोडियम के पास 2 कक्षा बचता है, तो दूसरी कक्षा पूरा भर जाता है। यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? त्याग किया, और त्याग करके बनाता है यह सोडियम आयन। और सोडियम आयन ये पता चलता है कि जितना पॉजिटिव है वो बताता है कि उसने इतना इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। तो इस तरह से त्याग करके जो है आयन बनाते हैं। और ऋण आयन कैसे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, यानी ये भी जो होता है, जो धातु के जो परमाणु होते हैं ये भी जो है ना ज़्यादातर धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और बनाते हैं ऋण आयन। ये भी जो है ना बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना। 8 इलेक्ट्रॉन आखिर पूरा क्यों करना चाहता है? तो कोई भी जो तत्व जो होते हैं वो अस्थायी होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है परमाणु तो धन आयन बनाता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋण आयन बनाता है ना। तो आप लोगों ने समझ गया होगा कि बच्चे समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन को जब कोई परमाणु त्यागता है तो धनायन बनाता है और ग्रहण करता है तो ऋण आयन बनाता है। और ये त्यागते हैं किस लिए? अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, क्योंकि कोई भी परमाणु वो अस्थायी होना चाहता है और अस्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या तो ग्रहण करता है। तो ऋण आयन कैसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है? जैसे देखिए क्लोरीन का जो है अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो होता है 2, 8, 7। तो बाहरी कक्षा में बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में जो बेसिक क्लास 1 और बेसिक क्लास 2 में हमने बहुत डिटेल से समझाया है कि परमाणु जो होता है, कोई भी परमाणु वह कक्षा से मिलकर बने होते हैं और कक्षा में किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसको भी मैंने बहुत ही डिटेल से समझाया बच्चों। तो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो पहले उस 2 वीडियो को देख कर आएँ तो केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वीडियो अपलोड है, जाकर के देख कर आएँ, ठीक है। चलिए, तो क्लास जो है, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ऋणायन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस तरह बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन इसको अगर दे देता है ना, तो वो क्या हो जाएगा? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से इसका बाहरी कक्षा जो है पूरी तरह से भर जाएगा, है ना, 3 कक्षा है। और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है? ऋण आयन। ऋण आयन बताता है कि कोई ये जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए हुए है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिए कि धन आयन और ऋण आयन क्या कैसे बनता है, बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग बच्चों देखते हैं कि यहाँ पर जो है धन आयन, सबसे पहले देखेंगे धन आयन और दूसरा देखेंगे ऋण आयन। तो सबसे पहला जो है हाइड्रोजन आयन, H+ आयन को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। अगर Li+ है इसको बोलते हैं लिथियम आयन, है ना। Be2+ है बेरिलियम आयन हो गया। Na+ सोडियम आयन। Mg2+ इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है और बनाया है मैग्नीशियम आयन। एल्युमिनियम 3+
यानी एल्युमिनियम आयन बना है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है ना। पोटेशियम आयन इसने 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है और पोटेशियम आयन बना है। Ca2+, ये बना है कैल्शियम आयन। Cu+1, ये हो गया Q+। कॉपर की जो संयोजकता जो होता है 2 प्रदर्शित करता है। कॉपर 1 भी, कॉपर का 1 भी होता है और 2 भी होता है। कॉपर जब 1 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं Q+, और कॉपर 2+ होता है इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। इस तरह से पारा में भी 2 तरह की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। मरकरी अगर 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरस, और 2 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरी। तो इस तरह से हम लोग देखें कि आप लोगों को सवाल भी कंपटीशन में आता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, एक कमेंट में बताएंगे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। लोहा, आयरन जो है, आयरन भी Fe इसका संकेत होता है। ये भी 2 संयोजकता प्रदर्शित करता है, +2 +3। अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो लोहा 2+ रहेगा तो फेरस, और Fe3+ रहेगा तो फेरिक बोलते हैं। जिंक प्लस जिंक आयन, और ये हो गया स्टेनस आयन यानी टीन है। अब हम लोग देखते हैं ऋण आयन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बनाते हैं ऋण आयन। जैसे सबसे पहले क्लोराइड है ना, जब बच्चों क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तब इसको हम लोग लास्ट में बोलते हैं क्लोराइड। देखिए बच्चों, या तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण आयन होता है ना, तो उसके लास्ट में, उसके अंत में या तो आइड रहेगा या तो 8 रहेगा, या तो 8 रहेगा या तो 8 रहेगा। जैसे यहाँ देखिए क्लोराइड है ना, यहाँ तक क्लोराइड है। फिर देखिए H+, हाइड्राइड ना, हाइड्राइड इसमें भी है। उसके बाद देखिए कार्बोनेट, 8 है, 8 लगा हुआ है कार्बोनेट। जैसे पढ़ोगे कैल्शियम कार्बोनेट, इससे मिलकर बनेगा। तो क्लोराइड हो गया, एक फ्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया। H- है, इसको बोलते हैं हाइड्राइड। OH निगेटिव है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। CO3 2 निगेटिव कार्बोनेट आयन। HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस पर 1 माइनस होता है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है, ग्रहण किया है। ऑक्साइड आयन, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जब ऋण आयन बनाता है, इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन। H2 निगेटिव सल्फर, सल्फाइड आयन, ये सल्फाइड हो गया। SO3 2 निगेटिव रहेगा, इसको बोलते हैं सल्फाइड, ये हो गया सल्फाइड। और ये हो गया SO4 2 निगेटिव रहेगा तो इसको बोलते हैं सल्फेट, है ना, सल्फेट। इसको भी सूत्र बनाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए बच्चों, नाइट्रोजन के ऊपर अगर -3 है, इसको बोलते हैं नाइट्राइड, NO2 निगेटिव नाइट्राइट, NO3 निगेटिव नाइट्रेट, CH3COO एसीटेट आयन है, और PO4 3 निगेटिव फास्फेट आयन है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। रासायनिक सूत्र को अब बनाएंगे बच्चों, इसी दोनों से, धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बनते हैं रासायनिक सूत्र। अब देखिए जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम के ऊपर है +1 और क्लोरीन के ऊपर है -1। इस तरह से सोडियम के माथा पर जो प्लस है और क्लोरीन के ऊपर जो है -1, ये इसकी संयोजकता को ही प्रदर्शित करता है, लेकिन संयोजकता -+ में नहीं लिखा जाता है। ये चार्ज ही जो है ना, ये बताता है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, त्यागा है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। यानी जितना माथा पर चार्ज रहेगा वो इसके नीचे लिखेंगे, और क्लोरीन के माथा पर जितना चार्ज रहेगा उसको सोडियम के माथा तक, पैर तक लिखेंगे इस तरह से, उसके नीचे। तो सोडियम के नीचे लिख दी 1, और सोडियम के नीचे जो है क्लोरीन वाला जो है नीचे लिखेंगे इसका, और सोडियम वाला इस क्लोरीन के नीचे लिखते हैं। तो इस तरह से दोनों का 1-1 है, तो दोनों मिलकर बनाया NaCl। अगला है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन में हम लोग देखें यहाँ पर H+ और सल्फाइड। अभी हम लोगों ने देखा सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H+ और इस पर S2 निगेटिव है, यानी 2 है। तो इस तरह से हाइड्रोजन के नीचे 2 जाएगा, और
सल्फर के नीचे एक जाएगा। तो इस तरह से दोनों मिलकर बना हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बना है? इस तरह से, ये जो है इसके माथा पर चार्ज जो है उसी के आधार पर। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम अभी हम लोगों ने देखा सोडियम है ना, सोडियम इस तरह से हम लोगों ने देखा सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन। यहाँ से हम लोगों ने देखा कार्बोनेट आयन। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na पर प्लस है और CO3 पर 2 निगेटिव है। तो इस तरह से CO3 2 निगेटिव यानी 2 को चार्ज है, इसके नीचे लिखाएगा 2, नीचे लिखाएगा 2 नीचे, और इसके ऊपर एक चार्ज है तो एक नीचे जाएगा। तो Na2CO3 बोले सोडियम कार्बोनेट है ना, ये धोने वाला सोडा आप लोगों ने पढ़ा था, Na2CO3 10H2O, धोने वाला सूत्र, ये सूत्र भी परीक्षा में आता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10वां पढ़ा था। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हो गया, अब नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा? NO3, नाइट्रेट अभी हम लोगों ने देखा, नाइट्रेट NO3 के ऊपर -1 है, तो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम के ऊपर +1 और NO3 निगेटिव। सोडियम के ऊपर एक प्लस होता है और नाइट्रेट के ऊपर होता है -1, दोनों NO3 नाइट्रेट वाला इसके नीचे लिखाएगा और इसका +1 है तो यहाँ पर नीचे लिखाएगा, और दोनों मिलकर बनाया जाएगा NaNO3 है ना। उसके बाद देखिए सोडियम नाइट्रेट, अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ सोडियम हो गया Na+ है ना, ज़्यादा सोडियम का यूज हो रहा है, Na+ और हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, अभी पढ़े थे। तो इस तरह से सोडियम पर +1, हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर जो है HCO3 होता है, इसके ऊपर -1 है, तो इसके ऊपर -1 है तो इसके नीचे लिखाएगा, और +1 है तो इसके नीचे 1 लिखा जाएगा, और इधर दोनों मिलकर बनाएगा, दोनों के ऊपर 1 है। तो NaHCO3। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट में K पर प्लस है और पोटेशियम आयन, यहाँ पर देखिए पोटेशियम आयन, पोटेशियम और नाइट्रेट, नाइट्रेट यहाँ पर देखिए नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट है ना, K+ NO3। इस तरह से इसके ऊपर जो -1 है इसके एक नीचे लिखाएगा और इसका वाला, और बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। अगला देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इसमें कॉपर 2+, इसमें कॉपर 2+, कॉपर की 2 संयोजकता होता है, एक होता है +1 और एक होता है +2, एक रहेगा तो क्यूप्रस और 2 रहेगा तो क्यूप्रिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा, 2 है तो क्यूप्रिक सल्फेट भी बोल सकते हैं, दोनों के ऊपर 2 चार्ज है तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ से CuSO4, क्यूप्रिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट भी बोल सकते हैं। अगला देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का भी 2 संयोजकता होता है, Ca2+, यह है कैल्शियम आयन, और यहाँ है कैल्शियम को 2+ होता है, हाइड्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोक्साइड OH-1, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड हो गया, -1 है, तो इसके ऊपर एक है चार्ज है तो एक नीचे लिखा जाएगा कैल्शियम के नीचे, कैल्शियम के ऊपर 2+ है इसके नीचे 2 लिखा जाएगा, और इस तरह बन जाएगा COH के हॉल 2। बुझा हुआ चूना का एग्जाम में कई बार सवाल पूछा है, COH के हॉल 2 होता है। अब देखिए कुछ जो हम लोग महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र देख लेते हैं बच्चों, जो परीक्षा में हमेशा आता है। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला देखिए बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH के हॉल 2, CaOH के हॉल 2। चिल्ली साल्ट पीटर, NaNO3, चिल्ली साल्ट पीटर। चूना पत्थर, चूना पत्थर का होता है बच्चों, जिसको CaCO3 कई बार एग्जाम में पूछा है, चूना पत्थर या खरिया या इसी को बोलते हैं संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। धोने वाला सोडा Na2CO3 10H2O, बहुत बच्चे को याद नहीं होता है, तो हम लोग जानते हैं धोने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, इसमें पानी है कितना है तो 10 बाल्टी, याद रखिएगा 10 बाल्टी पानी खर्च करते हैं कपड़ा को धोने के लिए। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। गंधका अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल भी H2SO4, जो बैटरी में हम लोग डालते हैं, बैटरी में ही हम लोग डालते हैं H2SO4, बैटरी का पानी भी बोलते हैं, बैटरी का अम्ल भी बोल सकते हैं, गंधका अम्ल भी बोलते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल।
नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3, बेंजीन C6H6। चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए बच्चों इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संयोजकता जो है, हम लोग देखते हैं संयोजकता से भी एक सवाल बच्चों आता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं संयोजकता किसे कहते हैं, वैलेंसी। तो वैलेंसी जो होता है बच्चों, कोई भी तत्व के परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वही उसकी संयोजकता कहलाता है। संयोजकता का परिभाषा क्या होता है कि जितना कोई भी तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या त्यागता है। जैसे सोडियम, देखिए सोडियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 281। तो ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और त्याग करके बनाता है धन आयन यानी सोडियम। तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बनाता है 2+, इसलिए इसकी संयोजकता होती है 2। एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन को त्याग कर 3+ बनाता है, इसलिए इसकी संयोजकता होता है 3। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 2 नेगेटिव बनाता है, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और बनाता है ऋण आयन, इसलिए इसकी संयोजकता 3 हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या कोई परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वही उसकी कहलाता है संयोजकता। चलिए हम लोग इस तरह से देखते हैं कि संयोजकता निकालने के लिए बच्चों आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9th क्लास में भी, 10th में भी, 11th 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ तत्वों के संयोजकता। जैसे तत्व है यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। इसकी परमाणु संख्या सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इस सोडियम का अगर लिखेंगे तो पहली कक्षा में बच्चों K होगा, दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें टोटल 3 कक्षा है। और वो क्या करता है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बच्चों त्यागता है। तो सोडियम क्या करता है, अपनी बाहरी कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से त्याग दिया और त्याग करके बनाता है धन आयन, इसलिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इसलिए इसकी संयोजकता होती है बच्चों 1। मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12। अगर इसकी में बात करें कि परमाणु के, मैग्नीशियम के परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से वो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन को बच्चों त्यागता है तो 2, 8, 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बनाया मैग्नीशियम 2+, इसलिए इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इसलिए इसकी संयोजकता होती है 2। कैल्शियम, कैल्शियम का बच्चा होता है परमाणु संख्या 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, 8, 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सिखाएं बच्चों। इसके पहले वाले क्लास में आप लोग देखेंगे बेसिक क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, तो उसमें आपको सिखाया बहुत बेहतरीन तरीका से, तो उसको देख करके जरूर आए। तो 2, 8, 8, 2 हो जाएगा। इसे ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगा 2। अगला है क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 7। ये क्या करता है बच्चों कि यह अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इस प्रकार से, इस कारण से इसकी संयोजकता होती है 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है, 2, 6। ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है। इस तरह से इसकी संयोजकता होती है 2। अब बच्चों एक और तरीका है, आप लोगों ने पढ़ा होगा धातु की संयोजकता निकालने के लिए। अगर वो धातु है, पहचाने कैसे, लास्ट में लगा रहेगा। कोई भी धातु या मेटल की संयोजकता निकालनी है तो क्या करते हैं कि संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे इस तरह से, पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, अंतिम कक्षा जो होता है संयोजी कोष कहलाता है। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोष को बोलते हैं संयोजी कोष बोलते हैं या बाहरी कोष बोलते हैं। तो इसका हम लोग देखेंगे, बाहरी कोई भी धातु का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसके बाहरी कक्षा में आपको 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और वही उसकी संयोजकता कहलाती है। अगर 1 है, जैसे देखिए सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 1।
ये धातु है। मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए किसी संयोजकता 2। कैल्शियम के बाहरी कक्षा में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता 2। अब यहाँ देखिए क्लोरीन और ऑक्सीजन अधातु है, दोनों क्या है अधातु। तो अधातु की संयोजकता कैसे निकलता है? तो अधातु की संयोजकता बच्चों 8 में से संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं। संयोजी कोष का मतलब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, घटा देंगे। अधातु जो होता है संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, अगर अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे बच्चों तो बाहरी कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। जैसे देख क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह कार्बन का आप लिखेंगे परमाणु संख्या 6, 2, 4 होगा। तो इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8 आपको देखने को मिलेगा। जब अधातु का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसके बाहरी कक्षा में जो आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो क्या करते हैं कि बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसको 8 में से घटा देते हैं, यानी 8 में से संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को घटाकर संयोजकता निकलता है धातु का। और धातु के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, इस जो संयोजकता जो होता है संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही कहलाता है संयोजकता। जैसे सोडियम का बाहरी कक्षा में 1 था, उसकी संयोजकता 1। मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन था, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। कैल्शियम का हो गया 2। अब क्लोरीन और ऑक्सीजन ये हो गया, ये तीनों था धातु। अब अधातु का देखिए कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको 8 में से घटा दिया, 8 में से 7 घटाएं 1। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 6 घटा दिए 2। इस तरह से आप निकाल सकते हैं संयोजकता बहुत आसानी तरीके से। अब हम लोग बच्चों थोड़ा सा देखते हैं तत्वों की क्रियाशीलता का श्रेणी। क्वेश्चन आ जाता है बच्चों की इसमें से पहचानिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु ज़्यादा क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों कि निम्नलिखित में से बताइए, निम्न में बताएं सबसे क्रियाशील धातु कौन है। ऑप्शन ए पोटेशियम, बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो बच्चों अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्रियाशीलता श्रेणी का मतलब कौन सी धातु ज़्यादा क्रियाशील है। क्रियाशील ज़्यादा कौन होता है, जो जैसे ही हवा के, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सोडियम जो है इतना क्रियाशील होता है, इसको आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि यह सबसे ऊपर वाला सोडियम मुलायम भी होता है और बहुत क्रियाशील, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं या केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। जैसे ही हवा पानी में आता है ना, हवा पानी के साथ फटाक से रिएक्शन कर लेता है और आग पकड़ लेता है। पोटेशियम भी होता है। तो ये सब बहुत ही हाईली रिएक्टिव धातु होता है जो तुरंत भर रिएक्शन कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी धातुएं तो होता है जो जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, उसकी क्रियाशीलता कम होता है। जो रिएक्शन तुरंत नहीं किया तो वो होता है कम क्रियाशील। जैसे सोना सबसे कम क्रियाशील होता है, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं तत्वों की क्रियाशीलता का श्रेणी बच्चों। या हम लोग इस सारे तत्वों को एक साथ ट्रिक्स के साथ हम लोग देख लेंगे। देखिए बच्चों बहुत सुंदर सा ट्रिक्स बनाए। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आए। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जो आगे आए। कौन है, कौन खाने वाला है, वो आगे आ जाओ। तो अधिक क्रियाशीलता श्रेणी का घटता क्रम है। जैसे जैसे बच्चों हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे वैसे वैसे तत्व की क्रियाशीलता घटते जाएगा। यानी ऊपर वाला का क्रियाशीलता ज़्यादा है और नीचे वाला का क्रियाशीलता घटते जा रहा है। यानी बड़ियार आदमी से कमज़ोर होते जा रहा है। बड़ियार से क्या होते जा रहा है, कमज़ोर होते जा रहा है। ऊपर वाला बड़ियार है, नीचे वाला कमज़ोर है। तो पहले हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। पोटेशियम उससे कम क्रियाशील, सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, एल्युमिनियम। काशी से के से पोटेशियम, नाथ से Na सोडियम, का से Ca कैल्शियम, माली से Mg मैग्नीशियम, आलू एल्युमिनियम, जरा जिंक, फीके Fe लोहा, पकाता Pb है हाइड्रोजन, कौन कॉपर, है Hg पारा, आगे अर्जेंटम चांदी, आए औरम सोना। ठीक है, इस तरह से घटता जा रहा है, क्रियाशीलता का श्रेणी घटते जा रहा है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील
सोडियम है, पोटेशियम है उससे कम, सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम है उससे कम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, पीवी यानी लेड हो गया, लेड यानी शीशा का हो गया, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी या पारा, सिल्वर यानी चांदी और सोना गोल्ड। तो इसमें बच्चों देखिए निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील धातु कौन है? तो देखिए बच्चों ऊपर में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है पोटेशियम, उससे कम है सोडियम। इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना हो जाएगा क्या? पोटेशियम। पोटेशियम क्रियाशील है, सबसे अधिक क्रियाशील है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आप लोगों को मेरा पढ़ाई कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दें। और बच्चों बताएंगे कुछ सवाल, आप बताएंगे कि पहला सवाल है बच्चों, क्या इसका जवाब कमेंट में देंगे कि पहला कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। दूसरा सवाल बच्चों कि बताएंगे कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन है? अगला सवाल है सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है। अगला सवाल बच्चे बताएंगे कि कौन से धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। अगला सवाल है बच्चों कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। अगला सवाल है बच्चों बताएंगे कि सबसे हल्का और सबसे हल्का जो तत्व होता है वो कौन सा होता है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। अगला सबसे भारी तत्व कौन सा है। अगला सवाल बच्चे, तो अगला सवाल है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताएं। अगला सवाल है बच्चों कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बच्चों इतना सारा जो सवाल है बताया बोला उसको कमेंट में बच्चे आप ज़रूर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।